सहयोगी सूरजकुंड रोड से गुजर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। ठंड में एक पेड़ के नीचे एक महिला कुछ बच्चों को स्कूल पढ़ा रही थी। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, नई नई चीज़ें सिखाई जा रही थी। जहाँ आजकल के वक्त में हम सब अपनी ज़िंदगी में इतना उलझे रहते हैं, वहीं ये निस्वार्थ सेवा देखकर मेरे मन में सवाल आया कि महिला कौन है, इसमें इंसानियत और शिक्षा की प्रेरणा कहाँ से आई। ये बड़े सवाल लेकर मैं पहुंची इस महिला से मिलने, उसकी उस सोच को समझने जो देश को एक नई दिशा दे रही है और देश को सुधार रही है। अभी हम सब के दिमाग में क्या होता है कि एक तो स्लम्स एरिया आते ही सबके माइंड में ही आता है कि क्या ही करेंगे जाके। चैलेंजेस तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको भी पता कि स्लम्स एरिया के बच्चों को पढ़ाना कोई ऐसे नॉर्मल वाली चीज़ नहीं है। एक यहाँ से जाते भी हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज शायद इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे हैं, वो आके हमारे पैर छूते तो इतना अच्छा लगता है कि यार हमने लाइफ में कुछ तो अच्छा किया। एटमॉस्फेयर मोस्ट ऑफ इनका यही वाला होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके घरों में हीटर लगे हैं या ऐसे दरवाजे वाले हैं। आप जाके देखोगे तो स्लम्स एरिया खुले में ही है। फिर भी देखो आपकी सोच है, ये कमी नहीं है, बट एक ठप्पा जो होता है कि हाँ पर्सन हैंडीकैप्ड है, क्या पता कुछ कर पाए। अब आपको एक ऐसा होता है कि मतलब संडे वाले दिन मेरे पास कॉल नहीं जाता, अदरवाइज अगर मैं किसी दिन छुट्टी करके बैठ जाऊं तो बच्चों के कॉल जाते, मैम आप क्यों नहीं आए, मैम आप क्यों नहीं आए। इनके पेरेंट्स ने क्योंकि शराब वगैरह पीते हैं तो काफ़ी गाली गलोच वगैरह करते थे मेरे साथ, तो घर वालों ने भी बोला कि छोड़ दे, रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्त्री काम करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और यहाँ पर आने की आपकी प्रेरणा कैसे बनी? मेरा नाम मंजू रानी है और पहले मैं दूसरे वाले एनजीओ में काम करती थी। मेरे को 15 साल हो गए हैं इन बच्चों के साथ जुड़े हुए। ये अपने स्लम्स एरिया के बच्चे हैं। ठीक है, स्लम एरिया के बच्चे हैं। तो ये क्या कोई एनजीओ है? ये एनजीओ है, पंख ऑफ फैमिली स्कूल के नाम से एक एनजीओ है जो हमने 2024 में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अभी ये सरकारी है या प्राइवेट है? नहीं, ये प्राइवेट संस्था है। इनको फाउंडेशन वगैरह डोनेट करती है जिससे ये सारा अपनी संस्था चलती है। जो सर्द मौसम है, लोग घरों में हीटर चलाकर बैठते हैं। बच्चों को भी अभी स्कूल से देखे तो जाए, उनका जो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, इस बीच आप ठंड में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसके लिए तो हैट्स ऑफ टू यू फर्स्ट। और जिस तरह से आपने जब पहले दिन यहाँ ठंड में बैठ के बच्चों को पढ़ाया होगा, तो उस दिन की कोई ऐसी याद जो आज भी आपको ताकत देती है कि इस एनजीओ को बंद नहीं होने देना? देखो, हमने कोरोना टाइम में भी हमने जब सरकार ने पूरी तरीके से स्कूल बंद कर दिए थे तो इनके पेरेंट्स के पास फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे जी। तो हमने मतलब इनकी स्लम्स एरिया में जा के हमने मतलब बच्चों के घरों में बैठ के हमने पढ़ाई करवाई थी। तो एटमॉस्फेयर मोस्ट ऑफ इनका यही वाला होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके घरों में हीटर लगे हैं या ऐसे दरवाजे वाले हैं। आप जाके देखोगे तो स्लम्स एरिया खुले में ही है। तो हम ये सोचते हैं कि वहाँ अगर हम छुट्टियाँ कर देते हैं तो बच्चे अपना पूरा टाइम ऐसे स्पेंड कर देंगे, ख़राब कर देंगे। तो इसलिए हम सोचते हैं कि वहाँ की बजाय हम बच्चों को यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा तो बच्चे एक्टिविटी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह का हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे मतलब बच्चों का रखते हैं कि स्कूल क्लोज कम ही करते हैं। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं ऑलरेडी उनको हीटर्स वगैरह की आदत नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। इन बच्चों के कांटेक्ट में आप कैसे आए थे? ये एक्चुअली सरकार की तरफ से एक NCLP का चला था 2018 में स्कूल ओपन करने के लिए कि आप स्लम्स एरिया के तरफ जाइए और देखिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे नहीं जाते हैं उनको आप यहाँ पर लेके आइए। तो एक्चुअली इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। किसी के पेरेंट्स का नहीं होता, किसी की मम्मी का नहीं होता, किसी का बच्चे का नहीं होता, आधार कार्ड वगैरह, फैमिली आईडी नहीं है। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो ये जा नहीं सकते। तो इनके पास ऑप्शन प्राइवेट स्कूल में ये पढ़ नहीं सकते क्योंकि फ़ीस नहीं दे सकते। तो इसलिए इनका हमने यहाँ पे देखा कि मतलब हम बच्चों को यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे क्या है, हम इनके लिए खाना प्रोवाइड कराते हैं, इनके लिए फ्रूट्स वगैरह होते हैं, एग वगैरह होते हैं। तो थोड़ा सा तो बच्चों को लोभ भी होता है कि चलो खाने को मिलेगा, थोड़ी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चे फिर यहाँ पर आकर खुश हो जाते हैं। पढ़ाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? मौसम आ रहा है, ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं, लोग हैं यहाँ पर, सड़क का शोर है, क्या बड़ा चैलेंज रहता है यहाँ?
एक्चुअली हमें 15 साल हो गए ना, तो हमें कोई ऐसा चैलेंज खास नज़र आता नहीं है कि हमें जब हम पढ़ाई करवाते हैं तो ना हमें शोर सुनाई देता है, ना हमें कुछ ऐसा। मौसम में हाँ, बारिश के टाइम में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है कि हमें छुट्टियां ज़्यादा करनी पड़ती है कि अगर 2 महीने तक बारिश रहती है तो फिर एक दिन छोड़ के पानी भर जाता है यहाँ पे, तो तब हमें प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज तो ठंड में और गर्मी के मौसम में ऐसा कुछ खास आता नहीं। वैसे ये सोच किसकी थी, पहला कदम किसका था बच्चों को ऐसे पढ़ाना, स्लम एरिया से बच्चों को लेकर आना, और जैसा आपने कहा कि यहाँ पे आप उनको पोषण भी देते हैं, तो ये पहली सोच थी किसकी? अब अगर मैंने स्टार्ट किया तो सोच मेरी, क्योंकि देखो अटैचमेंट लगाओ या कुछ भी लगाओ, मुझे लगा कि प्राइवेट स्कूल में तो सभी जॉब कर लेते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में हो जाते हैं, बट ऐसे बच्चों के लिए आप जाके देखोगे इनके घरों में तो मतलब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है इनके घरों की। अब अगर हम लड़कियों को स्कूल में नहीं लेके आते तो क्या होता है, इनकी मम्मियाँ स्कूलों में उसके घरों में मेड के उसमें लगा देती है। अगर लड़कों को नहीं लेके आते तो लड़के या तो नशा करते हैं या फिर ऑटो चलाने लग जाते हैं। तो मतलब अगर हम इनमें से अगर 10 बच्चे भी ऐसे निकाल देंगे कि जो आगे जाके मतलब अपने पैरों पे स्टैंड कर लेते हैं, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या ही हो सकती है। और यहाँ से जाते भी हैं हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, आज शायद इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे हैं, वो आके हमारे पैर छूते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि यार हमने लाइफ में कुछ तो अच्छा किया है। चलो जी, वैसे देखिए जब समाज में कुछ नया करने जाते हैं तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती है, लोगों के ताने, बहुत सारी चीज़ें सामने आती है और शुरुआत घर से ही होती है। आपको फैमिली का किस तरह से सपोर्ट था, रोकने वाले थे या साथ देने वाले? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, तो ये स्लम्स वाले ही शायद हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे कि ऐसी टीचर आती है, इन बच्चों को कोई ऐसे जानवरों वाले बच्चों को एकदम से ऐसे इंसान बनाने में शायद उनको लग रहा था कि ये बिलीव मतलब नहीं कर पा रहे थे कि ये टिक पाएगी। तो इनके पेरेंट्स ने, क्योंकि शराब वगैरह पीते हैं, तो काफ़ी गाली गलोच वगैरह करते थे मेरे साथ, तो घर वालों ने भी बोला कि छोड़ दे, रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन मैंने छुट्टी भी करी कि चलो, मेरी कुर्सी एक्चुअली उन्होंने खींच ली इनके पेरेंट्स ने कि मतलब हमें नहीं पढ़वाने अपने बच्चे, तुम जाओ, मतलब मेरे को भगा दिया। फिर 2 दिन में घर भी बैठी, रोई भी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये अगर मैं ऐसे हार के बैठ जाऊंगी तो शायद मैं बच्चों को कभी पढ़ा नहीं पाऊंगी। तो फिर मैं दोबारा आई और फिर मैंने स्टार्ट किया। तो आज इनके पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं बिल्कुल, अगर एक फ़ोन पे ही सारे आ जाते हैं। जी, वैसे देखा जाए तो पीछे ये कूड़ा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो अभी कभी साफ़ सफाई के लिए किसी प्रशासन से बात की आपने? अभी प्रशासन वगैरह एक्चुअली यहाँ पे ओपन में है ना, ये रेलिंग वगैरह सारी तोड़ दी, तो आते जाते यहाँ पे मतलब फेंक जाते हैं, सफाई करवाते हैं हम, बट फिर से गंदा हो जाता है। बच्चे देखा जाए तो काफ़ी छोटी उम्र के बच्चे हैं और जिस तरह से गंदगी फैली है, इन्हें भी कई तरह के जो है इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, बीच बीच में हम ऐसे डॉक्टर्स वगैरह के साथ अपॉइंटमेंट करते रहते हैं और थोड़ा सा साफ सफाई का करवाते रहते हैं, बट फिर से हो जाता है। ये थोड़ा सा पनिया उड़ उड़ के आ जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, वैसे एक छोटा सा सवाल है जो देखा जाए तो थोड़ा सा लॉजिकल है और पूछने का भी मन है इस वक्त मेरा, कि देखिए जब हम सामान्य घर के बच्चों के साथ बर्ताव में आते हैं तो उन्हें चीज़ें समझाई जाती है, समझ जाते हैं। जैसे भी आपने बोला कि इनके पेरेंट्स भी गाली गलौज कर रहे थे, तो एक बच्चा जो आप स्लम एरिया से लेकर आ रही हैं और यहाँ उसे एक आदर्श बना रही है कि वो समाज में जा सके, अपनी जगह बना सके, अपनी जगह पहचान सके, तो क्या बड़ी प्रॉब्लम्स आती है पहले उस बच्चे को उस स्लम वाले एरिया से बाहर लाने में? चैलेंजेस तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको भी पता कि स्लम्स एरिया के बच्चों को पढ़ाना कोई ऐसे नॉर्मल वाली चीज़ नहीं है। एक तो हमें इनके पेरेंट्स से वो वाला सपोर्ट नहीं मिलता कि बच्चे यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे और घर जाके अपना ट्यूशन्स वगैरह लेंगे या कुछ इस तरीके का जो भी करना है। चाहे वो हम अभी ओलंपियाड का हमने एग्ज़ाम करवाया, तो उसके लिए भी सारी तैयारी हमें खुद से ही करनी पड़ती है। तो पेरेंट्स की तरफ से तो 99% हमें कोई पढ़ाई की तरफ से हमें कोई वो नहीं मिलता। वो क्या आते हैं, बस बच्चों को भेज देते, छोड़ देते, उसके बाद सारा ही हमारा वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ टीचर की उसको देखे कि उसकी कॉपी में काम है या होमवर्क किया है या नहीं किया, वो सारी चीज़ हमें ही करनी पड़ती है। कोई ऐसा एक पल जो इन बच्चों ने आपको याद दी हो, फिर आपको लगे कि यार ये ज़िंदगी में मैंने कमा लिया तो बहुत है अब? जब मेरी छुट्टी होती है तो बच्चे फ़ोन करते हैं कि मैम आप क्यों नहीं आए, तो शायद रेयर में ऐसा होगा कि हम कभी छुट्टियां करते हैं। अब संडे का दिन एक ऐसा होता है कि मतलब संडे वाले दिन मेरे पास कॉल नहीं जाता, अदरवाइज़ अगर मैं किसी दिन छुट्टी करके बैठ जाऊं तो बच्चों के कॉल जाते हैं, मैम आप क्यों नहीं आए, मैम आप क्यों नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं खुद से अंदर से ऐसा वीक फील करती हूँ कि सच में मुझे जाना चाहिए, तो मैं तो छुट्टी भी नहीं करती। टाइमिंग क्या है वैसे यहाँ पर जो क्लास लगती है? मैम अभी 9 to 1 o'clock। ठीक है,
अच्छा, वैसे आप बताइए कि आपके लिए शिक्षा के मायने क्या है? किताबें पढ़ाना या किसी की ज़िंदगी बदलना? जैसे कि बच्चे हैं, हमें लग रहा है कि इनकी ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं, तो आपके लिए शिक्षा के मायने क्या है? देखो, सिर्फ किताबी ज्ञान तो हम नहीं बोलेंगे कि मतलब किसी को आगे बढ़ा सकता है। तो थोड़ा-सा हर तरीके का बच्चों के साथ अटैचमेंट होना, या फिर इन्हें उतार-चढ़ाव का ज़िंदगी में हर चीज़ का बताना कि ये सही है, ये गलत है। ये सारी चीज़ें है, वो बच्चों को हम देते एजुकेशन देते, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा ना। अब सिर्फ एक किताबी कीड़ा बना के तो, और शायद यहाँ पे बनते भी नहीं है। हम इनके साथ डांस भी करते हैं, हम इनके साथ प्ले भी करते हैं, हम एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ड्राइंग भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का भी करते हैं, हम सारी इनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं। जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, यहीं होती हैं सारी? हाँ जी मैम, सारी यहीं पर होती है। फंड कहाँ से आता है? फंड एक्चुअली हमें जो सपोर्ट करता है वो रवि सिक्का मेमोरियल फाउंडेशन है दिल्ली में, तो वो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट वहाँ से होता है। तो ये क्लाइमेट, वेदर वगैरह, कोई ऐसे नहीं लगता कि रोड़ा बन जाते हैं हर बार एक्टिविटी में? ऐसी कोई चीज़ें? ना ऐसा कोई मैं बता तो रही हूँ, हमें ऐसा अगर अभी हम देखें कि तेज हवाएं चलेंगी तो कूड़ा उड़कर इस तरफ आएगा, तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो जाएगी। उससे पहले जब हमें ये लगता है ना कि अभी हवाएं चलने वाली है, तो हम अभी क्या मतलब अभी थोड़ी सी और सर्दी आएंगी तो शायद बच्चे पत्ते इकट्ठे करके इनमें थोड़ी सी आग जला के थोड़े से अपने आप को सेक लेते हैं, तो वो सारा कूड़ा भी जल जाता है और पत्ते भी खत्म हो जाते हैं। वैसे ये एनजीओ कभी प्रशासन की नज़र में आया? कभी कोई प्रशासन का बंदा यहाँ आया? हाँ जी, आते हैं। एमपी सिंह जी परसों ही आए थे शायद, उन्होंने हमारा न्यूज़पेपर में दिया भी था। वो ठंड से बचने के लिए बच्चों को एक वो वर्कशॉप भी दे के गए थे कि हमें कैसे ठंड से बचना चाहिए, हमें कपड़े पहनने चाहिए। तो ऐसी मतलब करवा के जाते हैं एक्टिविटीज़। ये साथ में जो सोसाइटी है इनके बंदे भी आते हैं, सारा अपना वर्कशॉप कर अच्छा, मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पर मेल स्टाफ नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा फीमेल्स हैं। अब फीमेल्स का आपको पता है कि बच्चों के साथ अटैचमेंट फीमेल्स ज़्यादा रहती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्लम्स एरिया की जो मदर्स होती हैं ना, उनको मेल पे ट्रस्ट कम ही होता है। तो वो अपनी लड़कियों को शायद ऐसी जगह पे भेजना नहीं चाहेंगे जहाँ पर मेल पर्सन बच्चों को पढ़ाता हो, क्योंकि यानखीर गांव में स्कूल है, वहाँ पे ज़्यादा दूर है, तो इसलिए शायद मदर्स भेजती भी नहीं है बच्चों को। तो वो अपने अभी यहाँ पे कोठियों में काम करते हैं, तो आते जाते वो देख के चली जाती है कि भाई यहाँ पे अटैच है। कभी उनकी सोच पर काम किया कि भाई हर मेल नहीं होता जो वो सोच रहे हैं? अभी देखो सही बताऊँ तो आप किसी की सोच को शायद कम ही बदल सकते हो, बच्चों के लेवल का अलग हो जाता है, बट एज अ पेरेंट्स अब चाहे मुझे ही लगा लो थोड़ा बहुत डर अपनी बेटियों के लिए, तो हर किसी को, और जंगल का काम है। एक सोच देखिए कि आप कह रहे थे कि स्लम एरिया के बच्चे को यहाँ तक लाना एक चैलेंज था, उन्होंने आपकी कुर्सियाँ छीनी, गालियाँ दी, तो ये भी तो एक सोच बदलने वाली ज़रूरत है इस वक्त। देखो, इस वाली चीज़ पे पॉइंट पे मैंने कोशिश करी थी, ट्राई भी किया था इनके पेरेंट्स के साथ, बट वो ज़्यादा इस मामले में फिर बात करना पसंद नहीं करते। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो पेरेंट्स को छोड़ के हम बच्चों पे ही फोकस कर ले, तो क्या पता इनमें से ही कोई अच्छा निकल जाए। और सोच ही है हमारी, तभी अभी जो हमारे यहाँ से 4 बच्चे हमने प्राइवेट स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाया है। ठीक है। NIS से हम यहाँ पे 5th क्लास करवाते हैं, उसके बाद हम प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, उसकी फंडिंग वगैरह होती है, तो मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। वैसे मैंने अभी तक जितनी भी बातें की, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ हल्का सा खतरा लग रहा है। जैसे अभी ये यहाँ पर एक जानवर है, पीछे गाय खड़ी है, बच्चे यहाँ पर छोटे हैं, क्योंकि देखिए आप जीव जानवर को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी हो सकता है कि इधर से कोई अटैक हो जाए। तो सरकार या समाज से ऐसी कोई अपील है कि यहाँ पर आपको कोई सहायता दी जाए ताकि ये बच्चे पेड़ों से हटकर किसी बिल्डिंग के अंदर जाके पढ़ सके? नहीं देखो, अब मैं ब्लेम तो मैं गवर्नमेंट को भी नहीं करूँगी कि, क्योंकि मैंने कभी सुविधा मांगी नहीं, तो वो देंगे कैसे। अब हमारे पास ये MCD का ये अपना पार्क है, तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं करवा सकते। और आज तक कभी 15 साल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी कुत्ते ने हमें काटा हो या किसी गाय ने। अभी इसको चोट लगी है तो इसको चारा वगैरह हमने डाल के दे दिया कि चलो बेचारी ये चल नहीं सकती, तो थोड़ा सा इसको यहीं पे खाना पीना, तो ये अपना ऐसा लगता है सारा जैसे सारे हमारे ही। मतलब आप पशुओं की भी सेवा करते हैं, जिस तरह से वो गाय वहाँ पे जब हम आए थे तो हम यही सोच रहे थे कि ये चारा डाल रखा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये चल क्या रहा है पेड़ के नीचे? पता है, ये गाय 4-5 दिन से वहाँ पे बैठी थी, ये चल नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी देखो भूखी तो बेचारी ये भी होगी, पानी तो इसको भी चाहिए।
फिर इसके लिए हमने यहीं पे चारे का और यहीं पे पानी का करवाते। मैंने कहा जब तक ठीक नहीं होती तब तक ये यहीं खाती पीती रहेगी, जैसे हम बैठे ऐसे ये भी बैठी रहेगी। चलिए, हम नहीं चाहते कि आपकी ये जो सोच है कभी दबे या रुके, लेकिन फिर भी कभी अगर मौका मिला कि कुछ और कभी कुछ स्विच कर लिया जाए तो किस बात का सबसे ज़्यादा दुख होगा, इन बच्चों से दूर जाने का या इस आइडिया से दूर जाने का? देखो ये वाले पॉइंट पे तो मैं कभी सोचती नहीं तो इस वाली चीज़ का तो लॉजिक बनता है नहीं कि मैं इसको छोड़ के कभी जाऊंगी। वैसे भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, बाकी तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं अपनी सोच बदलूंगी या मैं अपना कुछ ऐसा जरिया बदलूंगी। मेरा तो जो कुछ है, चाहे कम है या ज़्यादा है, सब कुछ इन्हीं के साथ। अच्छा, जैसे अभी जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो फिर क्या इंतज़ाम है बच्चों के लिए? उसमें हम बच्चों की छुट्टियां कर देंगे, 1 हफ्ते की तो हम छुट्टी कर देते हैं। उसके बाद हम बच्चों की जो स्कूल है वो हम 10 बजे से स्टार्ट कर देंगे। उसमें बच्चे थोड़ा सा आएंगे, एक्टिव वार्म अप करेंगे, 26 जनवरी का थोड़ी सी तैयारी करेंगे, अपना थोड़ा सा खाना खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे। अब देखो घर में तो इनके ना दूध मिलता है ना फ्रूट्स मिलते हैं, आपको भी पता है, ना खाना ढंग से मम्मियाँ बना के जाती हैं। तो अगर हम छुट्टी करते हैं तो बच्चे इन सब चीज़ों से भी तो दूर हो जाते हैं ना, तो इसलिए सिर्फ जो एक हमारा अपना अधिकार होता है, राइट टू एजुकेशन, उसे आप बहुत अच्छे से आगे लेकर चल रही हैं और ये बहुत ही सराहने वाली बात है। लेकिन कुछ एक बेसिक सा सवाल है जो मेरे मन में इस वक्त आ रहा है कि जैसे ये बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं, तो अगर दूसरे हम स्कूलों की बात करें तो एनसीईआरटी की किताबें फॉलो होती है, सीबीएसई का अपना सिलेबस है, तो ये वाली किताबें आपने किस चीज़ की लगवाई है इनको? एनसीईआरटी की है। तो आप ये बताइए कि मैम ये पूरा जैसे सिलेबस हो जाएगा जब कंप्लीट, तो इनके एग्ज़ाम कैसे होंगे और वो मार्कशीट कहाँ से आएगी? वो हरियाणा गवर्नमेंट की होगी, सीबीएसई की होगी, क्या होगी? ये अभी देखो 4th क्लास तक तो इनका नॉर्मल अपना चलता रहेगा, प्रमोट करते रहेंगे। हम मार्च में इनके एग्ज़ाम होंगे, प्रमोट कर देंगे। 5th क्लास में हम बच्चों को नेशनल ओपन स्कूल से हम बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। ये अपना नीलम पुल के पास स्कूल है जी। विजन स्कूल जो है, उसमें हम बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। फिर बच्चे अभी फैब में इनके पेपर है, 1st फैब में पेपर है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आएंगे। उसके बाद प्रमोट होने के बाद हम इनको प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे। जब तक हम पेपर भी कंप्लीट करवा देते हैं, जैसे जिस चीज़ की इनको नीड होती है, जैसे आधार कार्ड की है या किसी का करेक्शन करवाना, तो वो हम सारे करवा देते हैं। उसके बाद एडमिशन हो जाता है इनका। आपके स्टाफ की सैलरी कहाँ से आती है? वो भी हमें रवि सिक्का फाउंडेशन की तरफ से सारा मतलब रवि सिक्का जो फाउंडेशन है, उन्होंने हमें मतलब एडोप्ट भी लगा लो एक तरीके से कि बच्चों का सारा जो भी अपना टीचर्स की सैलरी है या बच्चों के लिए जो खाना है, बच्चों के लिए जो फ्रूट्स वगैरह है या बेसिक जो बच्चों की नीड होती है, वो सारा अपना रवि सिक्का फाउंडेशन की तरफ से। ठीक है। देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं, वीडियोस आती हैं कि कई ऐसे स्टेट हैं भारत के जहाँ की सरकारी टीचर्स जो हैं वो ABCD नहीं पढ़ पाती हैं, स्पेलिंग नहीं लिख पाती है, येलो ऑरेंज उसी में जो है रह जाती है। तो एक छोटा सा टेस्ट जो है मैं यहाँ बच्चों के साथ करना चाहूँगी, थोड़ा सा एक चेक लेना चाहती हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन बच्चों तक वो असर कितना जा रहा है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? प्रधानमंत्री का नाम बताइए। मम्मी क्या करती हैं आपकी? मम्मी तो मेरी काम में जाती है, गांव में रहती है। और पापा क्या करते हैं? मिस्त्री काम करते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं। घर में कितने लोग हैं? हम तो 6 लोग हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री को जानते हो? क्या नाम है उनका? नरेंद्र मोदी। आप कह रहे थे, आप क्या कहना चाहते हो? प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 3rd क्लास में हो। चलिए, यहाँ की कोई एक खासियत बताओ। अच्छा, ये जो खड़ी है इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउ। काउ। चलिए, तो जो टेस्ट था, ठीक है, बच्चे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक समाज में स्लम एरिया की जो पिक्चर सेट हो रखी है, स्लम एरिया हम गंदगी और तंग गलियाँ और नाली, जी, नशा सबसे बड़ी बात, और बच्चे वही घूमते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का नाम पता है, और एक गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों को ये पता है, कौन से स्टेट में रहते हैं ये भी पता है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी समाज के टीचर्स के लिए एक मैसेज जो आप देना चाहते हो? ये तो बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल बताइए, क्योंकि आप आज एक प्रेरणा बनने वाले हैं समाज के लिए, और अगर प्रेरणा से कोई बात जाएगी तो शायद बाहर फॉलो भी हो जाए। अगर एक टीचर चाहे तो अपने समाज को बहुत आगे तक बढ़ा सकता है। हम ये ना सोचे कि स्लम्स एरिया के बच्चे हैं ये कुछ का, हमारी सोच बदलेगी तो देश बदलेगा ना जी। अभी हम सब के दिमाग में क्या होता है कि एक तो स्लम्स एरिया आते ही सबके माइंड में ही आता है कि क्या ही करेंगे जाके,
तो वो सारी चीज़ें हमें अपनी चेंज करनी चाहिए। एक टीचर ही होता है जो अपने समाज को आगे बढ़ा सकता है, बच्चों की सारी चीज़ों को समझे, उनकी भावनाओं को समझे और उनके साथ मेहनत करे, तो हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते वैसे मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हैं। मैंने ग्रेजुएशन करा। किस चीज़ पे? एक्चुअली मैंने जेबीटी और एनटीटी दोनों कर रखी है। तो किसी बड़े सरकारी स्कूल को ना चुनकर आप यहाँ बैठे हैं बच्चों के बीच। देखा जाए तो पूरा जंगल है, कूड़ा है यहाँ पर, यहाँ जानवर घूम रहे हैं। तो ये तो मतलब एक हो गया ना कि आपने शायद पहले ही सोच रखा होगा ऐसा कुछ। एक्चुअली 2010 में मैंने स्टार्ट किया था एनजीओ में काम करना, फिर उसके बाद इतनी अटैचमेंट हो गई मेरी कि फिर मुझे ये लगा कि कुछ एक दिल से एक आवाज़ आती है ना कि नहीं यार, पैसा इस लाइफ में सब कुछ नहीं होता, कभी कभार इंसान के काम आना चाहिए। तो बस वही वाली चीज़ें मेरे अंदर है कि मतलब हर चीज़ पैसे से नहीं होती, ऊपर वाला देखता है ना, वो सारी ज़रूरतें खुद से ही पूरी कर देता है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ से ऐसी जुड़ी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं छोड़ के दूसरे स्कूल में चली जाऊँ या कुछ ऐसा करूँ। ठीक है, ये आपके हाथ के बारे में जानना चाहेंगे, ये कई हादसे का शिकार थे? ये एक्चुअली बचपन में मैं ज़्यादा वो बन रखी थी, मॉनिटर बन रखी थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। तो इनके चलते आपको कभी तकलीफ कुछ फेस करनी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ शायद मैं इसीलिए आगे बढ़ पाई हूँ कि मतलब एक हौसले वाली चीज़ है कि अगर मेरे अंदर कमी है तो मैं सोचती हूँ कि मतलब कमी कभी किसी चीज़ में अड़चन नहीं होती है, ये कोई कमी नहीं है। बट फिर भी देखो, आपकी सोच है, ये कमी नहीं है। बट एक ठप्पा जो होता है कि हाँ पर्सन हैंडीकैप्ड है, क्या पता कुछ कर पाए। अब आपको भी लगता होगा कि शायद मैं काम ना कर पाती हूँ घर का। नहीं मतलब देखो, मोस्ट ऑफ बंदे की यही होती ना कि हो सकता है ये काम कर पाए ना थप्पा। ये वीडियो देखना आप किस तरह से आपको प्राइड बनाएगा और वो जो थप्पा था वो हट जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी हैं, लेकिन जो आपकी सोच है वो बहुत ज़्यादा ऊंची है और वो दिखाएगी कि जो लोग आपको थप्पा समझ रहे थे वो आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जो समाज को मतलब स्लम एरिया को समाज में लाने की लायक बना रहे हैं, समाज में उनकी जगह बना रही है। हिंदुस्तान तहलका आपके जैसे टैलेंट को सराहता है और हैट्स ऑफ टू यू मैम, थैंक यू सो मच। कहानी से हमने जाना कि एक नई शुरुआत के लिए हमें किसी बड़े मंच की ज़रूरत नहीं होती है, एक पेड़ की छाँव बहुत होती है। हिंदुस्तान तहलका ऐसे जज्बे को सलाम करता है। हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ ऐसी कहानियों को सामने लाता रहेगा जो इंसानियत पर भरोसा जगाती है। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और इस सोच को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाएं जिसने एक नए भविष्य की